नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस निगी की 5th एडिशन वाली हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें हम कंप्लीट बीएस निगी की 5th एडिशन वाली बुक को कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हम कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट के बाद हमने करंट अफेयर वाला पूरा पार्ट कर लिया है। करंट अफेयर के बाद यूनिट सेकंड हमारी स्टार्ट हुई थी और यूनिट सेकंड में हमने जो चैप्टर 1 है उसे कंप्लीट कर लिया था। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड, जिसमें हम देखेंगे इतिहास। प्राचीन इतिहास हमारा कंप्लीट होता है, ऐतिहासिक शासन देखेंगे। ठीक है, तो हमने अब थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। तो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ा था। प्राचीन इतिहास में हमने देखा था कि जो है सबसे पहले क्रमबद्ध वृत्तांत किसने किया था? एटकिंसन ने किया था, मैंने आपको बताया था। उसका हमने उन सब नामों को रिकॉल किया था जिन्होंने जो है पुरातत्व दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे हो गया यशवंत सिंह कटौज, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, केपी नौटियाल, ऐसे बहुत सारे तमाम हमने नाम को देखा। उसके बाद हमने देखा चित्रित धूसर मध्यभांड क्या होते हैं। क्या होते हैं? घोड़े के अवशेष वाले स्थान। महासव संस्कृति क्या होती है? जिसमें ओखली नुमा क्या मिलती है? ओखली नुमा आकार की जो है कपमार्क्स मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा था उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां। तो पुरा प्रजातियों में मैंने आपको क्या बोला था? कोल प्रजाति सबसे पहले प्रथम प्रजाति है, जिन्हें जो है कुरूप या भद्दे होते हैं, जो मुंडिया सवर्बी जिन्हें कहा जाता है। फिर हमने देखा था किरात को जो है मुंडा या जो है इनकी भाषा क्या होती है? मुंडा होती है। और किरातों को क्या कहा जाता है? किरात जो प्रजाति ने किन्नर या कीर कहा जाता है, हमने देखा था। इसके अलावा फिर हमने देखा था खस प्रजाति का मेन हमने देखा था कि 1885 में ने क्या किया था? शूद्र वर्ग में शामिल किया था। और घर जमाई प्रथा, ठेकुआ प्रथा, झटेला, ये सब प्रथा इन्हीं में होती है। और इनमें ज्येष्ठ जो पुत्री होती थी उन्हें क्या किया जाता था? मंदिरों में दान कर दिया जाता था। उसके बाद हमने शक देखा था, कहीं ना कहीं खस शक का ही अपभ्रंश था, ऐसा राहुल साकर्त्यायन जी थे, उन्होंने कहा था। उसके बाद हमने देखा था भोटिया और शौका प्रजाति। तो भोटिया और शौका प्रजाति जो होती है ना, ये लोग क्या होते हैं? इनके समूह को स्थानीय भाषा में कूच कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बोला था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो समूह को स्थानीय भाषा में कूच कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा था 1914 से जो है इनको व्यापार करने की छूट मिली थी और 1962 तक का इन्होंने क्या किया था? व्यापार किया था। तो ये हमने रिवीजन कर लिया। उसके बाद हमने देखा था उत्तराखंड के इतिहास के कालखंड को, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल देखा, आग ऐतिहासिक काल देखा। ठीक है, और उसमें प्रागैतिहासिक काल में हमने लाखू गुफा के बारे में पढ़ा, ग्वारका गुफा, किमनी गुफा, और कौन सा? मल्हारी गांव, और अल्मोड़ा के सवाधान, लुएथा, पेटशाला और फल सीमा, इन सभी के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था आग ऐतिहासिक काल के बारे में। आग ऐतिहासिक काल को हमने 2 भागों में पढ़ा था, उत्तराखंड का गढ़वाल और उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र। उसके बाद हमने देखे थे उत्तराखंड के प्रमुख लेख, जैसे कालसी लेख हो गया। इसके अलावा जो हमें लेख मिले हुए हैं, शिलालेख मिले हुए हैं, तो उन सभी के बारे में हमने देखा कहाँ कहाँ पर कौन सा मिला हुआ है। इसके अलावा ये जो शिलालेख शब्दावली है, इनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा टफ होते हैं और एकदम से याद नहीं हो पाते हैं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट यूनिट आपने देख ली होगी। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है अभी, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, ओवरव्यू दे दिया है किस तरीके से हमने उसमें पढ़ा था। और आज हम देखेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक शासन काल के बारे में। ये है चैप्टर सेकंड और किसका है? यूनिट सेकंड का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कुड़िंद शासन काल से। तो जो है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थी। कौन सी थी? राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुड़िंद थी, जिनकी शासन की जानकारी का स्रोत जो है कुड़िंद मुद्राएं हैं। और कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद लोग जो है मौर्यों के अधीन थे। मौर्य अशोक का जो है यहाँ पे क्या मिला है? वो मिला है, शिलालेख मिला है, तो इससे पता चलता है कि वो उनके अधीन थे। यशवंत कटौज के अनुसार कुड़िंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक राज किया। तो क्या किया? 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक यहाँ पे जो है इन्होंने राज किया। और क्या देखते हैं हम इसमें कि कुड़िंद वंश सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। और जो अमोघ भूति था, ये सबसे शक्तिशाली राजा था। और अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम के व्यास से लेकर अलकनंदा तट तथा दक्षिण में जो है सुनेत में जो है बेहद से प्राप्त हुई हैं। तो हमने क्या क्या देखा कुड़िंद राजवंश में? ये राजनीतिक जो है शक्तिशाली राजा था। कुड़िंद की मुद्राएं भी मिली है हमें। सर्वप्रथम क्या था? ये मौर्य के अधीन था। 200 से 300 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। और अमोघ भूति जो था क्या था? सबसे शक्तिशाली राजा था। और जो है रजत और ताम्र मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिली हैं? पश्चिम से व्यास से लेकर अलकनंदा तट तक का मिली है, और दक्षिण में सुमेत तक मिली हैं। आगे देखेंगे दक्षिण में जो है सुनेत, जो लुधियाना वह जो है क्या है? लुधियाना वह जो है बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं। अमोघ भूति की मुद्राएं जो है प्राकृत भाषा में जो है राग कुड़िंदस अमोद भूति महर्जस अंकित था। तो ये इसमें क्या लिखा है? जो राग कुड़िंदस अमोद भूति जो है महर्जस, जो ये लिखा हुआ है ना, ये किस में था? अमोद भूति
की जो वो थी क्या थी, जो उनकी मुद्रा थी उसमें लिखा हुआ था, इसलिए जो है अमोघ बुद्धि क्या था, इसमें हम मानते हैं कि सबसे जो है कौन सा राजा था, अभी हमने ऊपर देखा हुआ था, अमोघ बुद्धि क्या था, सबसे शक्तिशाली राजा था, उसने अपने जो मुद्रा है उसमें ये लिखा हुआ था। तो ये लिखी हुई मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, दक्षिण में सुनेत और लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं। आगे देखेंगे महाभारत में कुड़िंदों को जो है द्विज कहा गया है, कुड़िंदों को क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है, और कुड़िंद नरेश को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। और कुड़िंदों की पहली राजधानी कलकूट थी, जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न, तो पहली थी कलकूट, दूसरी थी शत्रुघ्न। और जो है कुड़िंद लोग जो है शैव धर्मावलंबी थे। इसके अलावा महाभारत में जो है अष्टाध्यायी में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है, और वन पर्व में कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। और विदेशी लेखक है टॉलमी ने भी कुड़िंद शासक का वर्णन किया है। तो हमने क्या क्या देखा बाद में, अभी हमने देखा कि कुड़िंद जो लोग हैं उन्हें द्विज कहा जाता है, और कुड़िंद नरेश को द्विज श्रेष्ठ कहा जाता है। कुड़िंदों की पहली राजधानी कलकूट थी, दूसरी थी शत्रुघ्न, और जो है कुड़िंद लोग अपने आप को शैव जो है धर्मावलंबी मानते थे। और महाभारत और अष्टाध्यायी में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है, किसमें, महाभारत और अष्टाध्यायी में। और वन पर्व में कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। और जो है विदेशी लेखक कौन है, टॉलमी ने भी कुड़िंद शासक का वर्णन किया है। आगे देखेंगे कुड़िंद मुद्राएं टिहरी गढ़वाल के जो है धत्यूर या अठूर उत्तरकाशी में देवडुंगा पुरोला, और श्रीनगर में सुमाड़ी, पौड़ी गढ़वाल में जो है भेड़गांव, और कुमाऊं के कत्यूरी घाटी बागेश्वर से प्राप्त हुई हैं। जो कुड़िंद की मुद्राएं हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं ये हमें बता रहा है। टिहरी गढ़वाल के धत्यूर से, अठूर उत्तरकाशी से, देवढुंगा पुलोरा से, और श्रीनगर सुमाड़ी से, और गढ़वाल के भेड़गांव तथा कुमाऊं की कत्यूरी घाटी बागेश्वर से प्राप्त हुई है। आगे देखिए कुड़िंदों के जो है बार में जो है 5 अभिलेख में से 4 जो है भरहूत व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। तो क्या देखा हमने, कुड़िंदों में के बारे में जो है 5 अभिलेख में से 4 जो है भरहूत और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। और कुड़िंदों के जो है समकालीन वंश कौन सा था, योधेव और जो है औदुंबर गणराज्य थे। ठीक है, आगे देखेंगे कुड़िंदों की मुद्राएं। तो कुड़िंदों की मुद्राओं के बारे में देखते हैं। तो कुड़िंदों की जानकारी एकमात्र स्रोत कौन सा है, केवल सिक्के हैं। तो सिक्कों से क्या पता है, उनकी मुद्राओं के बारे में पता चलता है। कुड़िंदों की जानकारी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। किस किस से, अमोद भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर या चित्रेश्वर प्रकार। और अमोद भूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी हुई हैं। अमोद भूति की जो मुद्राएं कैसी, रजत और तांबे की बनी हुई हैं, और ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि में लेख लिखे गए हैं। और अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं शिवपालिक, हरिदत्त और शिवदत्त, और जो है भक्तम कुड़िंदों की संबंधित है। ये हमने अभी ऊपर भी देखा था। जो अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं हैं उसमें शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और जो है मगभद कुड़िंदों से संबंधित है। और अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं जो है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। कहाँ है, अल्मोड़ा से प्राप्त जो 4 मुद्राएं हैं जिसमें शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, इन सब का नाम जो है दिया गया है, वो कहाँ पर है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। आगे देखेंगे अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूरी घाटी से मिली 54 जो है मुद्राओं में एक शिवदत्त की और एक आसेक की, और शेष मुद्राएं जो है गौमित्र की हैं। और ब्रिटिश संग्रहालय में जो है शिव रक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा और डॉक्टर जो है महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे अल्मोड़ा सिक्कों के जो है संभवतः 8 कुड़िंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। और कुड़िंदों की जो है अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, और 8 कुड़िंद शासक जिनके नाम सिक्कों में मिलते हैं, किस किस का नाम मिलता है, शिवपालित, शिवदत्त, शिवरक्षित, हरदत्त, गौमित्र, विजयभूति, आसेक और अमोघ भूति। और 36 प्रकार की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको, एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे मार्कोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स। तो मार्कोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स नामक पुस्तक की रचयिता कौन है, MP जोशी। तो MP जोशी ने लिखी है मार्कोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स। ठीक है, और कुड़िंदों की मुद्राओं में इन 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से मिली हैं। कहाँ कहाँ से कुड़िंदों की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। अमोघ भूति के बाद जो है मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। तो अमोघ भूति था, इसके बाद क्या होता, मैदानों में शकों का जो है अधिकार हो गया था। और शकों की पुष्टि कटारमल के सूर्य मंदिर व कुमाऊं के प्रचलित शक संवत से होती है।
तो शकों ने जो है, शकों का कैसे पता चलता है, कटारमल का सूर्य मंदिर जो है कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है कि शकों ने यहाँ जो है अधिकार किया होगा। लेकिन क्या कहा जाता है, अमोद मुद्दे के बाद जो मैदानी इलाका था इनका, उसमें क्या किया था, शकों ने अधिकार कर लिया था। अल्मोड़ा सिक्के जो है दिसंबर 1975 में खोजे गए थे और 36 कुड़िंद रजत व 2 स्वर्ण मुद्रा अठूर टिहरी से मिले हैं। और अमोद बुद्धि प्रकार की मुद्राओं में 5 जो है आकृतियां देवी, मृग, चक्र जो है स्वास्तिक, नाग पाई गई हैं। तो 5 आकृतियां कौन कौन सी पाई गई हैं अमोद बुद्धि प्रकार में, देखा कौन कौन सी पाई गई हैं, पहली देवी की, मृग की, चक्र की, स्वास्तिक की और नाग की। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड में कुषाण शासक। अभी तक हमने देखा था कुड़िंद, अब देख रहे हैं हम कुषाण। ठीक है, कुषाण कालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोर ध्वज और गोविशाण से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और गोविशाण सिक्कों की खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की थी। वीरभद्र ऋषिकेश, अब किसको क्या कहा जाता है, वीरभद्र किसे, ऋषिकेश को कहा जाता है, मोरध्वज कोटद्वार को कहा जाता है, गोविशाण काशीपुर को कहा जाता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिली, वीरभद्र, मोरध्वज और गोविशाण। 1960 में केपी नौटियाल ने इसकी खोज की थी। फिर हमने देखा कि वीरभद्र किसे कहा जाता है, ऋषिकेश को, मोरध्वज कोटद्वार को और गोविशाण किसे, काशीपुर को कहा जाता है। और कुषाणों की शक्तिशाली शासक कौन था, कनिष्क था। कुषाणों का शक्तिशाली राजा कौन था, कनिष्क था। और कुड़िंदों का अमोघ भूति, जिसमें और इसके अलावा क्या है, अब हम यहाँ पे कुषाणों का देख रहे हैं। तो कुषाणों का शक्तिशाली शासक कौन था, कनिष्क था, जिसमें तराई क्षेत्रों का अधिकार किया था और राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर या जो है पेशावर थी। आगे देखेंगे भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुड़िंद जो है कुषाणों ने जारी किए थे। किसने, कुषाणों ने जारी किए थे। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था, कनिष्क था। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और जिसका उत्तराधिकारी जो है हुविष्क था। हुविष्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं में मुनि की रेती और 1972 से प्राप्त हुई हैं। और कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविशाण टीले से प्राप्त हुई हैं, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना हुआ है। आगे देखेंगे 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई हैं, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता है। और कनिष्क की जो है नाड़क स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई हैं। और मोर ध्वज पांडुवाला, और पांडुवाला कहाँ है, देहरादून में पड़ता है शायद। ठीक है, और वीरभद्र और भरत मंदिर में उत्खनन से कुषाणकालीन जो है अवशेष की जो है प्राप्ति हुई है। अब देखेंगे उत्तराखंड के योधेव वंश। अभी हमने देखा था कुड़िंदों के जो है कौन कौन से थे, समकालीन योधेव भी थे। तो योधेव के बारे में देखते हैं। तो कुषाण को कुचलने की मुख्य भूमिका योधेव राजवंशों जो है, योधेव जो शासक थे उनकी थी। योधेव जो है कुड़िंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राओं में जौनसार, भाबर यानी कि देहरादून तथा कालोडांडा लेंसडाउन से प्राप्त हुई हैं। योधेव शासकों में जो है द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के चलते थे। कितने, द्वि और त्रि लेख वाले सिक्के चलते थे। योधेव वंश की जानकारी हमें उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से मिलती है, जिनका शासन यमुना व सतलज नदी के मध्य में स्थित था। योधेव कालीन मुद्राओं में उनके अधिष्ठाता देव शूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है और उनकी जो है मुद्राओं से विदित होता है कि गढ़ शासन प्रणाली विद्यमान थी। और जो है समुद्रगुप्त से प्राप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख से पता चलता है कि गुप्त सम्राट कौन, समुद्रगुप्त ने योधेव गणराज्य को विजित कर अपने अधिकार में मिला लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे जौनसार में 1936 में योधेव मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आगे देखेंगे युग शैल व गोत्रीय वंश। तो युग शैल व गोत्रीय वंश के बारे में, तो गोत्रीय वंश का जो है कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। गोत्रीय वंश की प्रतापी राजा शीलवर्मन था और शीलवर्मन ने हरिद्वार में जगतग्राम में बड़ा वाला यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण कराया था। इसमें यमुना तट पर 4 अवशेष मिले, किसके, अश्वमेघ यज्ञ के। और जो है शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना तट पर जो है अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक है, युगशैल का युगशैल का जो है गोत्रीय वंश के बारे में हमने देखा। तो गोत्रीय वंश में जो है कालसी, अब देखेंगे युगशैल का गोत्रीय वंश। तो गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। तो सबसे पहले प्रश्न आएगा कि गोत्रीय वंश का कहाँ पे था जो है राज्य, कालसी प्रदेश के आसपास। गोत्रीय वंश है, इसका प्रतापी शासक कौन था, शीलवर्मन। तो कौन था, शीलवर्मन। और शीलवर्मन ने देहरादून के जगतग्राम में जो है बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। इसमें यमुना तट पर 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे और शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर जो है अश्वमेघ यज्ञ किया।
आगे देखेंगे कुलुत वंश। तो कुलुत वंश जो है कांगड़ा जिले में कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था और कुलुत वंश की जानकारी बृहद संहिता और मुद्रा राक्षस से मिलती है। तो कुलुत वंश का जो है कांगड़ा जिले में कुल्लू घाटी में शासन करता था और कुलुत वंश की जानकारी बृहद संहिता और मुद्रा राक्षस से मिलती है। और कुलुत वंश के प्रतापी राजा कौन थे? वीरयस था। तो कौन था? वीरयस। और वीरयस के जो है वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली हैं। आगे देखेंगे काशीपुर गोविशाण में मित्र वंश। तो काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। इन दोनों बारे में जो है जिक्र मिलता है, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। ठीक है। आगे देखेंगे हिमालय का करतरपुर राज्य। करतरपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हिमालय में करतरपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो है रोहिलखंड का उत्तरी भाग में स्थित है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में करतरपुर राज्य को जो है गुप्त साम्राज्य में अधीन राज्य बताया गया है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि करतरपुर पर कुरिंदों का शासन था एवं करतरपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। और स्कंदगुप्त काल में हूणों के आक्रमण हुआ था। कहाँ हुआ था? स्कंदगुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ था और उस समय करतरपुर राज्य में भी हूणों का आक्रमण हुआ था। और राहुल साकृत्यायन के अनुसार हूण राजा जो है तोरमाड़ मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा होगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखेंगे सिंहपुर का यदुवंश। तो सिंहपुर का यदुवंश क्या था? यदुवंश का शासन 6वीं व 7वीं शताब्दी के आसपास रहा। यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरी के लेख से मिलती है और 11 पीढ़ियों में 12 शासकों के नाम उल्लेखित हैं। और यदुवंश के संस्थापक श्री जो है सेन वर्मन था, जिसकी जो है राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर में थी और राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी और जलांधर के राजकुमार थे चंद्रगुप्त की पत्नी थी और ईश्वरा के जो है लाखामंडल में एक शिव मंदिर भी बनाया था। एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। तो जो सिंहपुर में क्या था? यदुवंश का शासन था और यदुवंश का शासन 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास रहा और यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है और इसमें जो है 11 पीढ़ी और 12 शासकों का उल्लेख मिलता है। और सेन वर्मन था यदुवंश का संस्थापक। कौन था? सेन वर्मन। और जो है भास्कर वर्मन की पुत्री से क्या हुआ था? राजकुमारी ईश्वरा का जो है वर्मन की पुत्री थी और जलांधर राजकुमार चंद्रगुप्त से इनका जो है विवाह हुआ था। ठीक है। आगे देखेंगे छागलेग वंश। तो लाखामंडल में जो है खंडित शिलालेख छांगलेश वंश से संबंधित है। लाखामंडल में जो है खंडित शिलालेख किससे वो है डिपेंड किस वंश से संबंधित है? वो है छागलेश वंश से। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं को स्पष्ट नाम मिलते हैं। तो खंडित जो अभिलेख है उसमें से 7 राजाओं के नाम जो है स्पष्ट रूप से मिलते हैं और इन अभिलेखों में पहला नाम जो है नरपति जयदास और अंतिम नाम जो है नामक्षत नामक राजा का मिलता है। तो इसमें क्या हो? लाखामंडल में खंडित शिलालेख जो मिलते हैं उसमें छांगलेश वंश का संबंध मिलता है। इसमें 7 राजाओं के नाम स्पष्ट रूप से मिले हैं, लेकिन इसमें पहला राजा कौन सा है? नरपति है। ठीक है। तो नरपति है और दूसरा कौन सा है? नामक्षत। ठीक है। आगे देखेंगे उत्तराखंड में नागवंश के बारे में। तो 6वीं और 7वीं सदी के नागवंश में अस्तित्व का पता चलता है और नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है और गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं का नाम मिलता है, स्कंद, गणपति, जो है विभु और अंशु। ठीक है। स्कंद, गणपति, विभु और अंशु। और त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में जो है रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी और गोपेश्वर त्रिशूल में 6वीं व 7वीं ईसा शताब्दी का दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं नागवंश के बारे में। तो पहले क्या है कि 6वीं और 7वीं सदी के टाइम पे नागवंश का अस्तित्व में था। उसके बाद हमने देखा कि नागों की पुष्टि किससे होती है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है। किस किस का? स्कंद, गणपति, विभु और अंशु। विभु नाग और अंशु नाग। ठीक है। और हमने देखा कि त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में जो है रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी और गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं जो 7वीं ईस्वी में जो है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे उत्तरकाशी में बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख त्रिशूल लेख के नागवंशी राजा गणेश्वर व गुह की जानकारी मिलती है और गणपति नाग उत्तरी नागवंश की शक्तिशाली शासक प्रतीक होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर से अभिलेख मिला।
आगे देखेंगे यमुना घाटी में जो है यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। तो यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसको जाता है? नाग शक्ति को जाता है। नाग वाला फिर से रिपीट करते हैं। 6ठी और 7वीं शताब्दी के बीच क्या था? इनका राजकाट था। ठीक है, राजपाट जिसे कहते हैं। नागो वंश की पुष्टि किस हुई? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। और त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं का जिक्र मिलता है, स्कंद, अंशु, विभु और गणपति। त्रिशूल लेख में उल्लेख में गणपति नाग दूसरे राज्य के रुद्र महानंदन के सामने जो है शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। और ब्राह्मी लिपि में इनका जो है दक्षिण में प्रयोग किया गया है। उत्तरकाशी में बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख त्रिशूल लेख में नागवंशी राजा गणेश्वर तथा गुह की जानकारी मिलती है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीक होता है, जिसका जो है रुद्र महालय गोपेश्वर से अभिलेख मिलता है। और यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। अब देखेंगे मौखरी वंश के बारे में। देखो मौखरी वंश क्या होता है। मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? हरि वर्मा। ठीक है, और 480 से 500 ईस्वी तक था इनका। तो ग्रहवर्मा का विवाह जो है थानेश्वर की राजकुमारी राजश्री से हुआ। और उत्तराखंड में नाग शासकों को जो है कन्नौज के मौखरी वंश ने जो है परास्त कर दिया। और मौखरी वंश के अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मा था, और इसका संस्थापक हरिवर्मा था। और ग्रहवर्मा की हत्या मौखरी राज्य के हर्षवर्धन के अधीन बहनोई ने कर दी, और जिसमें जो है हर्षवर्धन के अधीन हो गया। देखो ये वाला ना कहीं ना कहीं जो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उससे भी जुड़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे सेम ही चीज़ें थी। तो पहले हमने क्या देखा? मौखरी वंश के संस्थापक कौन था? हरिवर्मा था। और ग्रहवर्मा का विवाह थानेश्वर की राजकुमारी राजश्री से हुआ था। और जो है उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मौखरी वंश से जो है ने जो है क्या किया था? परास्त कर दिया था। और जो है मौखरी वंश के अंतिम राजा कौन थे? ग्रहवर्मा थे। और संस्थापक कौन थे इसके? हरिवर्मा। हरिवर्मा और ग्रहवर्मा आखिरी थे। और ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दी थी? मौखरी राज्य के जो है बहनोई उनके बहनोई किसने? हर्षवर्धन ने कर ली थी। और उसके बाद क्या हुआ? हर्षवर्धन के अधीन हो गया। अब देखेंगे थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। इसमें क्या देखा? बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। और हर्ष का कालीन जो है चीनी यात्री हिनसांग हिमालय के जो है पोलोही मोपुलो या ब्रह्मपुर राज्य में गया। ठीक है, और हिनसांग ने 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। और कनिंगम के आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को जो है ब्रह्मपुर कहा। क्या कहा? ब्रह्मपुर कहा। और हिनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा और हरिद्वार के लिए मोयुलो कहा, और इसका क्षेत्रफल 20 ली चीनी माप बताया। तो हमने क्या क्या देखा थानेश्वर के हर्षवर्धन के बारे में? सबसे हमने देखा कि बाणभट्ट की जो हर्षचरित नामक बुक है उसमें इसका जिक्र मिलता है उत्तराखंड का। ठीक है, और हर्षकालीन चीनी यात्रा हिनसांग ने हिमालय को क्या कहा है? पोलोही मोपुलो। आधा तक इसको हम याद कर सकते कैसे? पोलोही और मोपुलो। ठीक है, आगे हमने देखा कि हिनसांग ने 5 बौद्ध जो है बिहार होने का विवरण जो है उल्लेख मिलता है। और हिनसांग ने कहा यहाँ। और उसके अलावा कनिंगन के आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं को संपूर्ण भूभाग का ब्रह्मपुर कहा। और हिनसांग ने गंगा को महाभद्रा और हरिद्वार के लिए मोयुलो कहा। ठीक है, और इसको कितना? 20 ली यानी कि चीनी माप में बताया। अब देखेंगे हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। कानिभुज राज्य में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 में जो है वर्धन वंश का अंत हो गया। इसके बाद जो है कानिकुब्ज राज्य ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण राज्यों में विघटित हो गया। और इन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन था? ब्रह्मपुर। ठीक है, ब्रह्मपुर था। और कन्या जो है कान्यकुब्ज राज्य विघटन की जानकारी हिनसांग ने 634 में यात्रा वृत्तांत सीयूकी से मिलती है। और इसी यात्रा वृत्तांत में उन्होंने उत्तराखंड के लिए मायावर और गोविशाण राज्य का वर्णन किया। आगे देखेंगे ब्रह्मपुर राज्य में जो है उत्तर में जो है स्वर्ण गोत्र देश और का जो है गणराज्य स्वतंत्र राज्य मिलता है, जिसे जो है स्त्री राज्य भी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुर राज्य में उत्तर में जो है स्वर्ण गोत्र देश स्वतंत्र राज्य था, जिसे जो है स्त्री राज्य भी कहा जाता है। स्त्री राज्य किसे कहा जाता है? स्वर्ण गोत्र देश को। हर्षवर्धन ने जो है मधुवन और जो है बांसखेड़ा अभिलेख में पौरव वंश की जानकारी मिलती है। और मार्कंडेय पुराण व बृहद संहिता में जो है पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। और बृहद संहिता की रचना जो है वराहमिहिर द्वारा की गई है। तो बृहद संहिता की रचना किसके द्वारा की गई है? वराहमिहिर के द्वारा की गई है।
अब हमारा लास्ट बचा हुआ है इसमें। अब देखेंगे ब्रह्मपुर राज्य के पौरव वंश। तो हिमालय क्षेत्र में 3 राज्यों में ब्रह्मपुर सर्वाधिक विस्तृत राज्य था जिस पर पौरव वंश का शासक था। और ब्रह्मपुर राज्य में गंगा नदी से लेकर पूर्व करनाली नदी तक विस्तृत था और ब्रह्मनरेश जो है सोनवंशी पौरव राजा थे। ठीक है। और पौरव वंश जो है 6वीं से 8वीं सदी तक रहा। अल्मोड़ा में तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव व जो है ब्रह्मपुर राज्य में था। और तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में हुई। कब हुई तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज? 1915 में। और तालेश्वर ताम्रपत्र में जो है गुरुत्वर्मन विष्णुवर्मन द्वितीय शासक का उल्लेख मिलता है। और पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्मन प्रथम था। पौरव वंश के शासक जो है राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। और पौरव वंश में ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। और विष्णुवर्मन प्रथम के बाद जो है वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय शासकों का वर्णन मिलता है। और पौरवों की कुलदेवी कौन थी? वाणिडेश्वर स्वामी। कुलदेवता थे, इसकी देवी नहीं, कुलदेवता। तो कुलदेवता कौन थे? वाणिडेश्वर स्वामी। और पौरव शासकों की उपाधि महाधिराज, परम भट्टारक थी। और ब्रह्मपुर में पौरव राजवंश ने उनके प्रशासन व मुख्य स्रोत अल्मोड़ा से प्राप्ति की थी तालेश्वर ताम्रपत्र से। और तालेश्वर पत्र जो है संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित है। ठीक है। और तालेश्वर ताम्रपत्र में निम्न नगरों का वर्णन हुआ है। किसका? दीपपुरी, कार्तिकेयपुर, त्र्यंबकपुर और ब्रह्मपुर का। ठीक है। और इसे इंद्र की नगरी व नगरों में श्रेष्ठ कहा जाता है। किसे? ब्रह्मपुर को। ठीक है। और तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग किया है। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? 1915 में। ध्यान में रखिएगा, अभी हमने ऊपर देखा है। ठीक है। अब देखेंगे पौरव वंश का प्रशासन। दोस्तों आप देखेंगे पौरव वंश का प्रशासन के बारे में। तो पौरव शासकों के निवास स्थल को जो है कोट व राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। और पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राज्यमात्या कहा जाता था। तो पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए क्या कहा जाता था? राज्यमात्या। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे पौरव वंश के सेनानायक को जो है बलाध्यक्ष कहा जाता था। तो किसको? सेनानायक को क्या कहा जाता था? बलाध्यक्ष कहा जाता था। मंत्रियों को जो है राज्यमात्या। संधि विग्रहिक विदेश मंत्री और जो है दिवीरपति लेखक और वर्ग का प्रधान होता था। और जमनपति जो है पदातिक सेना का मुख्य होता था। और पौरव शासकों के आय का स्रोत भूमिकर था जिसे भाग कहा जाता था। और गुप्तचर का कार्य कुटुक करते थे। तो कुटुक कौन करता था? गुप्तचर का कार्य करता था। इसके अलावा इसमें भू कर वसूलने वाले अधिकारी को भार्गिक कहा जाता था। और पौरव काल के 2 तरह के भूमि थी। कैसी थी? केदार और सारी। तो 2 तरह की भूमि थी इसमें, केदार और सारी। और संचित भूमि को केदार में जो है संचित भूमि को केदार और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। अब आया पौरव काल के समय में 2 भूमि थी, केदार और सारी। तो पहली थी केदार जिसे संचित कहा जाता था। सारी कौन सी थी? असिंचित भूमि। आगे देखेंगे भूमि मापन के लिए द्रोण वापन, खारी वापन और कुल्या वापन विधि का प्रयोग होता था। तो भूमि मापन के लिए किसके? द्रोण वापन, खारी वापन और कुल्या वापन विधि का प्रयोग होता था। तो अब देखेंगे पौरव वंश की सेनाओं को 3 भागों में बांटा हुआ था। पैदल सेना, गजपति और अश्वपति। ठीक है। और इनका मुखिया कौन होता था? जनकपति होता था, जमनपति। आगे देखिए पौरव काल में भूमि माप प्रणाली। तो द्रोण वाप होता था। द्रोण वाप में क्या होता था? 16 नाली व 32 सेर। कुल्य वाप होता था। इसमें क्या होता था? 8 द्रोण और 256 सेर। और खारी वाप होता था। इसमें क्या होता था? 20 द्रोण और 640 सेर। अभी हमने ऊपर देखा द्रोण वापन वाला। देखो द्रोण वापन, खारी वापन और कुल्या वापन विधि। तो 3 प्रकार की विधि होती थी इसमें। ठीक है। ये हमने डिटेल में यहाँ पे देख लिया है। एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाती है अगर मैं इसको रिपीट करूंगी तो। आगे देखेंगे पौरव वंश के कुछ पदाधिकारियों का वर्णन। तो अभी हमने देखा था किसको क्या कहा जाता है। ये जो अभी मैं यहाँ पे आपको ना ऐसे बता रही थी, ये होते हैं, इन्हीं के ना लिस्ट यहाँ पे दी गई है किसको क्या कहते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पे बस एक ही बार पढ़ लिया। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले होता है प्रतिहार। प्रतिहार किसे? महा जो है अंगरक्षक को कहा जाता है। जनपति किसे? जो है पदातिक सेनापति को कहा जाता है। महासत्रपति उत्सव अधिकारी को। सूपकारपति प्रधान रसोईया को। दिविरकोट लेखक,
भार्गिक भूमि पर अधिकारी, कुटुक गुप्तचर, भौकितक प्रांत अधिकारी, और जो है दूतक किसे कहा जाता है, दूत को कहा जाता था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना, बार बार पढ़ लेना, आ जाएगा। आ देंगे शत्रुघ्न राज्य। तो जो है कन्याकुब्ज राज्य का दूसरा भाग शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। ठीक है, हमने देखा था ये टूटा था। और क्या देखा था हमने फिर, जो चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य की पूर्वी सीमा गंगा और उत्तर में हिमालय था और राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। और कनिंघम के अनुसार ये भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लेना। आगे देखेंगे गोविशाण राज्य के बारे में। तो कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गोविशाण राज्य में टूटा था। अभी हमने जब कन्याकुब्ज के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ पहले, तो हमने देखा था 3 भागों में टूटा था। पहला था ब्रह्मपुर, तो ब्रह्मपुर में पौरव वंश चल रहा था। दूसरा हमने देखा था शत्रुघ्न राज्य, ठीक है, और तीसरा हमने देखा कौन सा, गोविशाण राज्य। तो जो है कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गोविशाण राज्य में टूटा था। और कनिंघम के अनुसार जो है गोविशाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद भी था। देखा कौन कौन सा था। कनिंघम के अनुसार जो है गोविशाण राज्य में जो है कौन कौन सा, काशीपुर और रामपुर पीलीभीत जनपद थे। और गोविशाण का विस्तार पश्चिमी रामगंगा से लेकर पूर्वी में जो है शारदा नदी तक था। और कनिंघम ने जो है काशीपुर में उज्जैन से बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया। और शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोविशाण का उल्लेख युवान च्वाड 624 के यात्री वृत्तांत में मिलता है। तो अभी हमने कुब्ज जो देखा था ना, अभी हमने शत्रुघ्न भी देखा, ब्रह्मपुर भी ब्रह्मपुर भी देखा, शत्रुघ्न भी देखा और गोविशाण भी देखा। इन तीनों का उल्लेख किसमें मिलता है, युवान च्वाड में मिलता है। अब देखेंगे हम पलेठी शिलालेख के बारे में। तो देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन करता था। ठीक है, और क्या है, देवप्रयाग में जो है हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर 7 यानी 7वीं और 8वीं सदी के बीच का रहा होगा। देवप्रयाग में कौन सा मंदिर है सूर्य का, हिंडोली खाल में कौन सा है, पलेठी का सूर्य मंदिर। प्रश्न आएगा पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, देवप्रयाग में है। पलेठी का सूर्य मंदिर का जो है कल्याण वर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था, कल्याण वर्मन ने। और इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का नाम मिलता है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, देवप्रयाग में है। इसके अलावा क्या आएगा इसमें कि किसने बनाया था, ये बनाया था कल्याण वर्मन ने, और नरपति वर्मन के नाम से मिलता है। आगे देखेंगे आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और आदि गुरु शंकराचार्य 820 ईस्वी में जो है केदारनाथ में देह त्यागा था। कब, 820 ईस्वी में। प्रश्न आता है कि उन्होंने देह कब त्यागा था, तो 820 ईस्वी में। और उस समय उनकी आयु कितनी थी, 32 वर्ष थी। और आदि गुरु शंकराचार्य ईष्टगढ़ के समय जो है उत्तराखंड आए थे। और आदि गुरु शंकराचार्य जो है अद्वैतवास के प्रतिपादक थे। किसके, अद्वैतवास के। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई थी। कौन सा, ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। तो 4 कौन कौन से मठ थे, सबसे पहले था ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है, पुरी, श्रृंगेरी और जो है कौन सा, द्वारिका। द्वारिका कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, ये 4 मठ उनके द्वारा जो है स्थापित किए गए। और शंकराचार्य का जन्म 788 में हुआ और 820 में इनकी मृत्यु हो गई। और केरल के जो है कलाड़ी में हुआ था, केरल के कलाड़ी में हुआ था। और ये चेर साम्राज्य के अधीन था। तो चेर साम्राज्य के अधीन था। कौन से साम्राज्य के अधीन था, ये भी तो आ सकता है ना। आदिगुरु शंकराचार्य किसके, जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, तो चेर साम्राज्य के अधीन था। और जो है जिनके जो है गुरु गोविंदपाद स्वामी जी थे। तो गुरु कौन थे, गोविंदपाद स्वामी। तो गोविंदपाद स्वामी कौन थे, गुरु थे। और आदि गुरु शंकराचार्य के पिता जो है शिव गुरु और माता कौन थी, सुभद्रा थी। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। और इसके अलावा कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको मैंने रिपीट इसलिए नहीं किया क्योंकि दोबारा से वीडियो देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।